क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। अभी की बड़ी खबर उत्तराखंड से। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलकित, अंकित और सौरभ की तस्वीर सामने आई है। इस बीच राज्य सरकार ने अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही परिवार की मांग को देखते हुए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की घोषणा की है। तो इन तीनों आरोपियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अब सामने आई है। ये तीनों इस वक्त हिरासत में हैं। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, इस पूरे मामले पर अपडेट दें। देखिए सारिक, अपडेट ये है कि जो अंकिता का परिवार है, हालांकि उसकी तरफ से कोई मुआवजा नहीं मांगा गया था, लेकिन तमाम जो उत्तराखंड के लोग थे वो गुस्से में थे और वो यही कह रहे थे कि अंकिता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही उनके परिवार में किसी को नौकरी दी जाए। तो अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर धामी, उन्होंने कहा है कि अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए उन्होंने पत्र भी जारी कर दिया है। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि वो कोर्ट से इस बात का अनुरोध करेंगे कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएं, जिससे आरोपियों को जल्दी सजा मिले और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। तो ये दो बड़े फैसले सीएम ने किए हैं कुछ देर पहले। इसके अलावा एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर जो है तीनों आरोपियों की है। ये तस्वीर है 24 सितंबर, जब ये तीनों आरोपी पकड़े गए थे और पकड़ने के बाद पब्लिक ने इनकी पिटाई करने के बाद पुलिस उनको थाने लेकर आई थी। तो ये उस वक्त की तस्वीर है। हालांकि आरोपियों की तस्वीर पहली बार आई है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलकित, सौरभ और अंकित तीनों आरोपी खड़े हुए हैं और तीनों की पिटाई हुई है। ये लोग घायल भी हैं, लहूलुहान भी हैं, तो खून से लथपथ दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस कस्टडी में है। तो फिलहाल ये तीनों जेल में हैं और उत्तराखंड पुलिस इनको कल या परसों में पुलिस रिमांड पर लेगी और फिर से आगे की पूछताछ होगी। जो नए सबूत मिले हैं उसके बेसिस पर इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। जी, परिवार ने एक नौकरी की भी मांग की थी। शारिक, अभी नौकरी के बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि जो अंकिता के पिता हैं, उन्होंने ये कहा था कि उनका जो बेटा है वो दिल्ली में सीए कर रहा है और उसकी योग्यता के आधार पर उसको नौकरी दी जाए, लेकिन नौकरी के बारे में अभी तक मुख्यमंत्री ने कोई फैसला नहीं लिया है। शुक्रिया मुकेश इस पूरी बातचीत के लिए। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। हाल ही में एनआईए और कई राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ऑफिसेज और वहां रहने वाले लोगों के घरों पर सैकड़ों लोगों को इसमें गिरफ्तार किया, छापेमारी की। गृह मंत्रालय ने पीएफआई संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे नीता के पास चलते हैं। नीता, आपसे कल जब बात हो रही थी तो आपने बताया था कि 2020 में भी ये सारी कवायद की गई थी, लेकिन तब शायद उतने पुख्ता तौर पर उनके पास वो सबूत नहीं थे कि इस संगठन पर बैन लगाया जाए। इन 2 सालों में क्या कुछ बदला और क्या कुछ आरोप है? बिल्कुल शारिक, 2020 में भी ये कवायद की गई थी जब सीए प्रोटेस्ट हुए थे। तब भी केंद्र सरकार को जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट पुलिस हैं, उन्होंने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भेजी थी कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। लेकिन 2020, 21 और 22 में कई ऐसे मर्डर्स हुए, स्पेशली साउथ इंडिया में, केरला में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, जिनमें पीएफआई का रोल सामने आया है। कई चार्जशीट्स में भी उनका नाम सामने आया है। इनफैक्ट अब ये बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा उनके ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि जो फंडिंग थी वो अब्रॉड से आती थी, इतनी मल्टी लेयरिंग में आती थी कि उसकी तह तक पहुंचना मुश्किल हो पा रहा था, जिसके चलते इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। साथ में 1300 से ज़्यादा केसेस जो हैं अब वो लिस्टेड हैं पीएफआई के खिलाफ ऑल ओवर इंडिया में। ये जो अब पीएफआई का जो डोजियर है उसमें लिखा हुआ है। जो टेरर फंडिंग की बात है वो भी अब सामने आ गई है, क्योंकि ऐसे कई केसेस हैं जिनका मेंशन जो है वो उस नोटिफिकेशन में है, जिनमें कन्विक्शन जो है वो हुई है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो ये कैंप्स चलाते थे, तेलंगाना में जो कैंप चलाते थे जहाँ पे मार्शल आर्ट्स की और कुछ हथियारों की, बेशक से ये हथियार नॉन लीथल थे लेकिन उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी, उसका भी जिक्र जो है इस जो नोटिफिकेशन है, केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसमें आया है।
लेकिन बड़ी बात यहाँ पर शारिक ये है कि कई राज्य सरकारें जो मांग करती रही हैं, जैसे कि इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है गुजरात है, कर्नाटक है और साथ में उत्तर प्रदेश जो है वो सपोर्ट करती हैं बैन, लेकिन जो असम राज्य है, असम ने सबसे ज्यादा वोकली जो है इस पीएफआई के बैन को सपोर्ट किया था, उसका जिक्र जो है वो इस नोटिफिकेशन में नहीं है। जब मैंने सीनियर ऑफिसर से बात की जो असम पुलिस के हैं, तो उनका ये कहना था कि जो पिछली बार जब रेड्स हुई थी तो 25 केस रजिस्टर हुए थे, फिर अभी कल जो है 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल 36 लोगों को असम से पीएफआई के मुतल्लिक गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर यूएपीए नहीं लगाया बल्कि सिंपल आईपीसी की धाराएं जो हैं वो लगाई हैं। अब आप बैक डेटेड में तो आप इनको यूएपीए लगा नहीं सकते, तो ये एक तकनीकी कार्रवाई है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो एसडीपीआई जो इनका एक पॉलिटिकल फ्रंट है, उसका जिक्र जो है इस नोटिफिकेशन में नहीं है। केंद्र सरकार के सूत्र कहते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्रवाई कर सकता है। तो दो तीन ऐसे मेन सवाल हैं। जो दूसरी तरफ एक इस बात को लेकर भी चिंता है क्योंकि अभी तक जितने भी पीएफआई का जो काडर था वो लिस्टेड था, उनकी लिस्ट थी, अगर उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा था वो लिस्टेड था, तो आप जब भी इन्वेस्टिगेशन करते थे तो आपके पास पूरी की पूरी फेहरिस्त थी। लेकिन अब क्योंकि ये बैन हो जाएगी ये ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस तरह से हमने देखा था जब सिमी बैन हुई थी तो इंडियन मुजाहिदीन में ये काडर चला गया था, जब इंडियन मुजाहिदीन बैन हुई थी तो पीएफआई बन गया था। जो पीएफआई के अब बैन होने के बाद जो इसका काडर की जो स्ट्रेंथ बताई जा रही है अनऑफिशियली 3 से 4 लाख, वो अंडरग्राउंड हो गया, तो एक चिंता का सबब बनेगा क्योंकि इसके इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं आईसिस के साथ भी और जेएमबी के साथ भी। शारिक, शुक्रिया नीता इस पूरे अपडेट्स के लिए और इस खबर पर रोशनी डालने के लिए। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।